हाय। क्लास 9 का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ने आओ क्या? भाई साहब बिल्कुल सही लेक्चर पर आए तुम। चलो इसी बात पर स्टार्ट करते हैं आज के इस वन शॉट लेक्चर का, जो हमारा है केमिस्ट्री का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय सत्या, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर एनसीईआरटी चैप्टर ऑफ क्लास 9th व्हिच इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं अबाउट एटम, उसके बाद मॉलिक्यूल्स। अब एटम क्या होता है? एटम जो मैंने तुमको मैटर इन सराउंडिंग के पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। अब देखो एटम मैटर्स ने मैटर में बताया था तुमको। मैटर ये हमारा सॉलिड स्टेट है मैटर का। मैटर तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिससे मैटर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम्स। उसको क्या बोलते हैं हम? एटम्स। इसका मतलब द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ऑफ अ सब्सटेंस, और मैटर ही बोलो, मैटर ही लिखना तो मेरे को अपने एग्जाम में। बाय विच मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस आर फॉर्म आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम। अब एटम को कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि एटम जो है वो हमारा इंडिविजिबल है। जो हमारे पहले साइंटिस्ट आए थे, महर्षि कनाडा, ओके, इन्होंने बोला कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है। इनसे पहले भी आए, डेमोक्राइटस, ल्यूफिसिटिस, फिजिटकस, ओके। सो बड़े अदर ट्रेड कंट्रीज से आते थे हमारे यूरोपियंस, ओके। उन्होंने क्या किया? एटम को बोला कि इंडिविजिबल। लेकिन इससे पहले इंडिया में हमारे महाज्ञानी महर्षि कनाडा, महर्षि कनाड महर्षि कनाड, इन्होंने बोल दिया कि जो हमारा मैटर है, कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि ये बोर्ड, ये व्हाइट मार्कर, ये व्हाइट बोर्ड, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल से बने, जिसको हम बोलते हैं एटम। जिसको क्या बोलते हैं? एटम। एटम इज द इंडिविजिबल पार्टिकल, इन्होंने बोल दिया, हमने मान लिया। इसके बाद 1808 में हमारे एक और साइंटिस्ट है, जिनका नाम था डेल्टन बाबा। बाबा नहीं नाम था, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी उन्होंने बताया, जिनका पूरा नाम था जॉन डेल्टन। उन्होंने बोला कि सबसे छोटा पार्टिकल जिससे कोई भी मैटर बना है, उसको हम एटम बोलते हैं। इन्होंने बता दिया, लेकिन जो महर्षि कनर थे, इन्होंने बोला कि एटम को इन्होंने नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु। और मॉलिक्यूल्स को नाम दिया अणु। एटम को हम बोलते हैं परमाणु, और मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? अणु। मॉलिक्यूल्स को अणु। अब देखो, महर्षि कनर ने हमको परमाणु बता दिया कि सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है? परमाणु। इसके बाद जो आए हमारे डेमोक्राइटस और भी यूरोपियन ट्रेडर्स, उन्होंने एटम को एटमस बोला। क्या बोला? एटमस। मैं यहाँ पे लिख देता हूं। और भी लोग आए, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक डेमोक्राइटस एंड ल्यूकोफिशर्स, ओके। अब इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा एटम है, सब जानते थे कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, कोई भी मैटर एटम से बना है, लेकिन सबका अलग अलग नाम दिया। महर्षि कनर ने बोला परमाणु, इन्होंने बोला एटमस। इसके बाद है हमारा सबसे लेटेस्ट वर्जन, बाबा जी, जो हमारे 1808 में आए थे, जिनका नाम था जॉन डेल्टन। उन्होंने बोला कि जो मैटर है, सबसे छोटा पार्टिकल, जिसको उन्होंने नाम दिया एटम।
एटमस को बना दिया इन्होंने क्या, एटम। अब सब इन तीनों में ये जो हमारे लोग आए थे जिन्होंने एटम बोला, एटमॉस बोला एंड परमाणु बोला, इनमें एक बात कॉमन थी कि इन तीनों ने एक दूसरे का छापा था। क्या किया था, कॉपी किया था। इन्होंने बोला कि जो एटम है वो भी इंडिविजिबल एटमॉस भी इंडिविजिबल है, परमाणु भी इंडिविजिबल है तो सब चीज एक ही चीज। लेकिन आफ्टर फर्स्ट इन द अर्ली ancient times they all discovered about atoms. See this summary, and they told Maharshi Kanar, Democritus and other European traders you can say, और जॉन डेल्टन ने बोला कि ये इंडिविजिबल, मतलब इनको तोड़ा नहीं जा सकता, हम इसको तोड़ नहीं सकते। लेकिन जब एडवांस टेक्नोलॉजी आई उसने बोला कि मैं एटम को तोड़ सकता हूँ 3 भागों में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आई होप तुमने यहाँ पे एटम समझ लिया होगा कि क्या क्या डिस्कवरीज है, स्टेजेस क्या है। इसके बाद अब हम समझते हैं अबाउट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या समझते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके बाद हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री जिनको हम बोलते हैं एंटोनी लेवर्सर, एंटोनी लेवर्सर, ये जो थे इन्होंने बोला एक लॉ, एक केमिकल कॉम्बिनेशन का एक लॉ बताया जिसको इन्होंने 2 भागों में बांटा। कितने भागों में, 2 भागों में। अब ये जो थे इसमें एंटोनी लेवर्सर इज द मेन लीडर, साथ साथ इस वाले में किसमें, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमारे जोसेफ प्रॉस्ट भी थे। कौन, जोसेफ प्रॉस्ट। अब हमारे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको एंटोनी लेवर्सर जो क्या थे, फादर ऑफ केमिस्ट्री, व्हाट ही वाज, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, इन्होंने बोला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन टाइप है। वैसे तो इन्होंने बांटा था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन्होंने बोला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ देयर प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट पेपर में सवाल आएगा। इसमें से एक की पॉइंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, इसमें टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ देयर प्रोडक्ट। जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल, इतना तुमको लिखना है कि एंटोनी लेवर्सर ने 1674 में दिया था। इसको लॉ ऑफ इंडस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर के नाम से भी जाना जाता है, लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अब देखो लॉ ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ देयर प्रोडक्ट का मतलब ये होता है लाइक दैट, मैंने एक बीकर में और एक दूसरे बीकर में, 2 बीकर में मैंने पानी लिया। क्या लिया, पानी। छोटा सा एग्जाम्पल है तो उसके बाद बड़े एग्जाम्पल दिया जाएगा। या फिर कोई भी ऐसा एलिमेंट, हाइड्रो या कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी ले लिया इसमें, इस बीकर में बंद कर दिया, पैक कर दिया। या फिर चलो पानी ले लेते हैं, एक में मैंने लिया 10 ग्राम और एक में मैंने लिया 20 ग्राम। अब उसको मैंने वेट पे मेजर किया। क्या, एक वेटिंग मशीन लाया, वेइंग मशीन लाया। अब इन दोनों को मैंने वेट किया तो 10 ग्राम प्लस 20 ग्राम आया, किसके बराबर, 30 ग्राम। यही बोलता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यही बोलता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो भी हमारा केमिकल का, रिएक्टेंट्स का मतलब ये होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, जैसे कि जो भी हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, केमिकल प्रोसेस हो रहा है हमारा, उसके जो रिएक्टेंट्स आते हैं, जैसे कि मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बोला तो कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने कार्बन में बांट दिया और ऑक्सीजन में बांट दिया, कार्बन में बांट दिया और ऑक्सीजन में बांट दिया। एक हो गया कार्बन, एक हो गया ऑक्सीजन।
ओके, तो पूरा मिला के कार्बन डाइऑक्साइड था, तो कार्बन डाइऑक्साइड के ये दो रिएक्टेंट्स हो गए जिससे मिलकर पूरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना है। वैसे ही यहाँ पे 10 ग्राम पानी और 20 ग्राम पानी को मैं लिया एक वेटिंग मशीन पे, उन दोनों को नापा, तो मैंने जोड़ा तो आया वेट 30 ग्राम। यही बोलते हैं हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया भी है। ओके, यहाँ ये समझ गए, देन तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद हमारे दो बाबा जी लोग आए, भैया जी लोग आए, दादाजी लोग आए, जो भी बोल रहे हैं बोलो, कहानी के थ्रू याद करो लेकिन केमिस्ट्री को। एक आए हमारे एंटोनी लेवेसर और दूसरा है हमारे जोसेफ प्रोस्ट, दूसरा है हमारे जोसेफ प्रोस्ट। अब इन्होंने, इन दोनों ने मिलकर हमारे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को बताया। अब इसको समझते हैं क्या है। ये बोलता है इन अ केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, जैसे कि एग्जांपल में CO2 या फिर H2O, इसके जो एलिमेंट्स है वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है। जैसे कि H2O हुआ तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, कितने, 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 हो गया एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास 1 हो गया, तो 1 इंटू 2 2। अब ये दोनों जो है एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है, मतलब कि रेशियो में है, कि अगर इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1:8, इतना ही आएगा। इसका मतलब कि जो पानी है हमारा वो किसमें बनेगा, 1:8 में ही बनेगा। कितने में बनेगा, 1:8 में ही बनेगा। यही बोलता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि अगर हमने कोई भी केमिकल सब्सटेंस लिया है, जैसे कि CO2 ले ले, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले ले, या दुनिया का कोई भी केमिकल सब्सटेंस ले ले, वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में है, कि अगर पानी को बनना है तो पानी बनेगा केवल 1:8 में। इसी से याद है यार, थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार, आई होप तुम समझ रहोगे। ओके, सो आ गए यहाँ पर। अब देखो, मैंने बता दिया तुमको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है, कि हर एक केमिकल सब्सटेंस फिक्स प्रोपोर्शन में, फिक्स प्रोपोर्शन। जैसे कि मैंने हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड को तुम निकालोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कितने कार्बन है पहले ये बताओ, कार्बन कितने हैं, इसमें कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। तो कार्बन का तुम्हें तो पता ही होगा, एटॉमिक मास नहीं पता है तो बता दूंगा, ट्रिक भी बता दूंगा। 20 पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स तुमको याद करना जरूरी है 9th में, 11th में और पूरे याद करने पड़ेंगे, 11th के बाद 11th में टेंशन छोड़ दो। अभी देखो, तो कार्बन जो है वो हमारे 1 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो मल्टीप्लाई रहेगा। अब इनके एटॉमिक मास से करना है। कार्बन जो होता है, हे हेलो BBC, हे हेलो BBC 16, 6 इंटू 2 12, मैं ट्रिक बताऊंगा। 12 इसका एटॉमिक मास, और इसका हो जाए 16 और इंटू 2 है, कितना हो गया टोटल, इसका हो गया हमारा, यहाँ पे देखते हैं, 12:32। अब ये 2 से 12, 2 1 6, 2 8 16, सॉरी 2 3 6, 2 8 16, रेशियो क्या बना 3:8। इसका मतलब कि इस रेशियो पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, किस रेशियो पे, 3:8 पे, 3:8 पे। अगर इससे, वैसे वाटर में 1:8 पे पानी फॉर्म हो रहा है, अगर 1:9 पे फॉर्म हो गया तो मेरा नाम बदलना है, मेरा नाम बदलना है अगर फॉर्म हो गया तो। चलो अब हम बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने समझा कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ देयर प्रोडक्ट 10 ग्राम प्लस 20 ग्राम 30 ग्राम। अब हमने ये भी समझ लिया कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस एक कांस्टेंटली, मतलब कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। वैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसके बाद एक और हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का भी क्वेश्चन लेंगे। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बोलता है व्हेन 20 ग्राम ऑफ BaCl2 बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विथ 10.6 ग्राम ऑफ H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, इट प्रोड्यूसेस 8.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक
एसिड एंड सेम अमाउंट ऑफ BaCO4। अब बोल रहा है कि जब मैंने BaCl, अब एक स्टेटमेंट सोच लो, जब मैंने 20 ग्राम ऑफ BaCl मिक्स किया H2SO4, क्या किया मैंने, BaCl2 को मैंने मिक्स किया H2SO4 से, वो क्या प्रोड्यूस किया, 8.2 ग्राम ऑफ HCl एंड सेम अमाउंट ऑफ, सम होना चाहिए, सम कुछ अमाउंट BaSO4 भी किया इसने। अब तुम बताओ कि BaSO4 का मास क्या होगा, क्योंकि भाई अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो BaCl का दिया है 20 ग्राम, प्लस में H2SO4 का भी दिया है हमारा 8.2 ग्राम। अब ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो इधर साइड भी इक्वल होगा, इधर साइड मतलब कि जो इसका रिएक्टेंट होगा वो इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, 10 ग्राम पानी प्लस 20 ग्राम पानी, या फिर मान लो ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, दोनों को मिलाएंगे तो हाइड्रोजन वाटर का फॉर्मेशन बनेगा, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन मिलाएंगे तो वाटर का फॉर्मेशन बनेगा। ओके, तो ये दोनों तो सेम होगा तभी बनेगा ना, 10 प्लस 20 भी सेम होगा और इनका प्रोडक्ट भी सेम होगा। तो वैसे ही 20 ग्राम प्लस 8.2 ग्राम और HCl दिया है हमारे पास कितना, सॉरी ये 10.6 ग्राम दिया है, सॉरी 10.6 ग्राम दिया है हमारा H2SO सल्फ्यूरिक एसिड एंड HCl दिया है 8.2 ग्राम। अब क्या मैं BaSO4 में BaSO4 को X बोल सकता हूँ, X ग्राम बोल सकता हूँ, बोल दिया मैंने। इसको प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 30.6 ग्राम, 30.6 ग्राम, ये प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 8.2 ग्राम इज इक्वल टू X ग्राम का वैल्यू आ गया, कितना आया, ये हो गया 22.4 ग्राम X ग्राम का वैल्यू। इसका मतलब कि जो हमारा बैरियर BaSO4 होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 22.4 ग्राम। अब देखो, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं क्या समझाने कब से कोशिश कर रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे हमको क्या पता चलता है, पहले ये बताओ, इससे हमको ये पता चलता है कि BaSO4 की वैल्यू तो आ गई हमारे पास कितनी, 22.4 ग्राम, 22.4 ग्राम। अब हमको चेक करना है कि क्या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ मास पे ये पूरा हमने जो स्टेटमेंट बनाया वो बेस मतलब कि रिएक्ट कर रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं उतने पे। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे BaSO4, अब स्टेटमेंट ही लिख दो पूरा कि BaCl बैरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिल के दे रहा है हमको HCl प्लस BaSO4। अब वैल्यू पुट करो, अगर दोनों साइड बराबर, इसका मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, हमने वहां पे यूज किया तभी तो हमारे पास निकले दूसरे का मास। इसका अर्थ है 20 ग्राम प्लस 10.6 ग्राम इज इक्वल टू 8.2 ग्राम प्लस 22.4 ग्राम, ऐड करो 30.6 ग्राम इज इक्वल टू 30.6 ग्राम। इसका मतलब कि हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब एक और क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, किसका, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लो, क्योंकि इसके 100 and 200% चांसेस है कि तुम्हारे एग्जाम में आएगा। ये हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आजकल फेमस स्कूल है DPS GD का, इनमें आते रहते हैं क्वेश्चन, मैंने एनालाइज किया है, नोट कर लो। ओके, ओके, सब ये देखो, यहाँ पे अब हम क्वेश्चन लेके आ गए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे बेस्ड। अभी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझा, अब हम समझते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब देखो यहाँ पर हाँ, when 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंबाइंस, दो बार हो गया, गलती हुई है, क्वेश्चन में गलती, combines with 16 gram of oxygen, what mass of oxygen would be required to combine, what mass of oxygen would be required to combine with 6 gram of, दो बार सिर्फ भी हो गया,
सॉरी विथ 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 24 ग्राम मैग्नीशियम जो है वो कंबाइन हो रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन का क्या मास होगा रिक्वायर्ड, तो अब यहाँ पे वो समझ में आया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लग रहा है, क्योंकि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अब मास क्या होगा, बताओ मास क्या होगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे? क्या इसने बोला कि हमने इतना प्रोड्यूस किया और इतना प्रोड्यूस करने वाला हमारा आंसर इतना आया, अब उससे मास निकालो, ये नहीं बोला है। हमारे पास सिंपल सा बोला है कि मैग्नीशियम हमारे पास इतना है, मैग्नीशियम हमारे पास इतना है और ऑक्सीजन हमारे पास इतना है। ओके, ऑक्सीजन हमारे पास इतना है। ओके, अब देखो ऑक्सीजन हमको इतना दे दिया, मैग्नीशियम कितना दिया 24 ग्राम। अब 24 ग्राम जब ऑक्सीजन कितना है विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको काटो भाई, कितना है 6 4 24, 6 4 24, सॉरी 4 6 24, 4 4 16, 2 3 6, 2 2 4, कितना है 3/2, इतना है रेशियो। अब बोल रहा है कि अब कितना मास वुड बी रिक्वायर्ड टू कंबाइन विथ, अब कितना मास रिक्वायर्ड होगा 6 ग्राम, 6 ग्राम ऑक्सीजन का अब कितना मास रिक्वायर होगा 6 ग्राम मैग्नीशियम के साथ बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, सिंपल सी बात है। अभी एक फिक्स प्रोपोर्शन होगा, किसमें बनेगा एक फिक्स प्रोपोर्शन में, किसी रेशियो में, और वो रेशियो हमारे पास दिया है 3:2, 3:2। अब बोल रहा है कि अगर मैं मैग्नीशियम को 6 ग्राम कर दूं तो ऑक्सीजन का कितना ग्राम होगा, तो ये सिंपल सा हमको दिखाई दे मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा है, तो इधर ही मल्टीप्लाई बाय 2 करो, कितना हो रहा है 4 ग्राम। इसका मतलब कि ऑक्सीजन जो होगा वो हमारे पास 4 ग्राम होगा, और इसको काटेंगे फुली इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो आंसर इतना आ गया। तो ये हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हमारा किस में बन रहा है, वो हमारा किस में बन रहा है, वो बन रहा है हमारा 3:2, 3:2। ओके, अब ये देखो इसके बाद का जो क्वेश्चन बोलता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, होगा तो मैं हूं ना। अब देखो इसमें बोले 0.2 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड मतलब कि इसको किसको किसको जो है कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को और बोरोन का जो जुड़ा हुआ एक कंपाउंड बना है, बताया था प्योर वाले सब चैप्टर में, पिछले वाले में जस्ट दोनों को प्लस कर दे, मतलब कि 0.24 ग्राम जो है एक पूरा सैंपल कंपाउंड है, किसका किसका पूरा एक सैंपल कंपाउंड है, कंपाउंड बोलो किसका कंपाउंड है, ऑक्सीजन और बोरोन को जब हमने मिलाया तो उससे जो कंपाउंड बना वो 0.24 का है, ग्राम का है, वॉज फाउंड बाय एनालिसिस ऑफ 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें हमारे पास बोला तो नहीं है कि हमको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन निकालो भैया, ये हमको तो बोला भी नहीं है, हमको सिंपल सा बोल रहा है कि परसेंटेज बताओ। अब कितना, जब इतना हमारे पास ऑक्सीजन है और इतना सॉरी इतना हमारे पास बोरोन है और इतना हमारे पास ऑक्सीजन है, तो अब कैलकुलेट करो परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज सबको पता है। तो अगर हम बोरोन का निकालें, किसका बोरोन का, तो पहले हम लिखेंगे जो हमारे पास दिया है रिक्वायर्ड पार्ट में जो दिया है 0.096 अपॉन में टोटल पार्ट ऑफ द कंपोनेंट, कितना हो गया 0.24 इंटू में 100। अब ये कटेगा, जितना कटेगा उतना आंसर आ जाएगा इसका बोरोन का परसेंटेज, काट लेना। अब इतना तो मैथ यार आते ही हो गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन में बोल रहा है कि अब ऑक्सीजन भी वही है यार, 0.144 डिवाइडेड बाय 0.24 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका भी आंसर आ जाएगा परसेंटेज, सिंपल। कहाँ कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तुमको, इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अब आई होप तुमने सारे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। ओके मैंने इसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को इंक्लूड नहीं किया है,
हाँ, जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी था उसको मैंने इस वाले लेक्चर में इंक्लूड नहीं किया है, इसको एक अलग सा एक लेक्चर बनेगा। वैसे तो ये इस लेक्चर का पार्ट भी नहीं है, ये हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, बट एनसीईआरटी में ऐसा दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। अब इसमें जो हमारे पास एनसीईआरटी में जितने भी इसके पोस्टुलेट्स, मतलब कि जो भी डेल्टन बाबा ने हमारे बताया है कि ये चीज एटम के बारे में होता है, और एक दो तीन ड्रॉबैक्स है उसको रख लेना। लेकिन मैं एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसका क्लास पूरा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन वन शॉट लेके आऊँ केवल इसके लिए, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के लिए पक्का बता रहा हूँ। तो इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लेके आया जाएगा इस टॉपिक को। अब हम समझते हैं अबाउट द, हाँ, अब जो है हमारा एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास समझना है। उससे पहले अगर हम सिंबल देखा जाए, सिंबल्स, तो सिंबल्स दो कैटेगरी के थे। एक था हमारा ओल्ड सिंबल्स, क्या था इसका, एटॉमिक सिंबल, एटम्स के सिंबल जिनको हमने बोला एटॉमिक सिंबल। और एक उसके बाद आया हमारा मॉडर्न एटॉमिक सिंबल। ये जो हमारा एटॉमिक सिंबल था इसमें बड़ा साइन था यार, दिमाग खा गया याद करने में। और बनाओ यार फिगर, अब केमिस्ट्री में तुम बायो लेके आ रहे हो, कैसा हम किया जाए। इसको मैं डेल्टन ने दिया, किसने दिया, डेल्टन बाबा जी ने। तो डेल्टन के ये सारे एटॉमिक सिंबल को इन हमने डिलीट कर दिया, क्या कर दिया, हटा दिया साइंटिस्ट ने। उन्होंने बोला इतना अगर हम केमिस्ट्री में बायो लाने लगे तो केमिस्ट्री पढ़ने का मजा क्या है। उन्होंने एक हमारे साइंटिस्ट है जिनका नाम था जे बर्जेलियस, जे बर्जेलियस, इन्होंने एक नया एटॉमिक सिंबल लाया, जैसे कि हाइड्रोजन है, एग्जांपल्स में लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ पे सिंबल लिखा जाएगा। इसके बाद हमारा एल्युमिनियम, पोटेशियम, आर्सेनिक, मैग्नीशियम। अब देखो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है, कुछ उन्होंने बोला कि कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिसको हम पहले लेटर से करेंगे, कुछ कुछ को पहले के दूसरे, कुछ कुछ को पहले से और तीसरे से, और कुछ कुछ को तो भाई वो कहीं से डिराइव किया गया है तो उनका नाम हम, उनका अलग मेथड था, वो मेथड अलग था। पहले हम समझते वो एक्सेप्शन है, ऐसे समझ लो, उसको तुमको याद करना ही पड़ेगा। अब हाइड्रोजन का हो जाएगा H, कार्बन का हो जाएगा C पहले लेटर से, नाइट्रोजन का हो जाएगा N, ऑक्सीजन का हो जाएगा O, फ्लोरीन का हो जाएगा F, एल्यूमिनियम का हो जाएगा A, एल्यूमिनियम का हो जाएगा Al, पोटेशियम का हो जाएगा K, ये कैलियम से है, कहाँ से है, कैलियम, आर्सेनिक का हो जाएगा As, मैग्नीशियम का हो जाएगा Mg पहले और तीसरे लेटर। तो ऐसे ऐसे हमारे जो हमारे जे बर्जेलियस थे उन्होंने बताया था कि ऐसे हम अपने मॉडर्न एटॉमिक सिंबल को डिराइव करेंगे जो आसान भी हो। इसके बाद आया हमारा एटॉमिक मास का थ्योरी। किसका आया, एटॉमिक मास का थ्योरी। तो हर चीज का एक मास होता है, जैसे कि मेरा मास अगर है 20 kg, मेरा मास होगा 30 kg, मेरा मास है, यदि का मेरा मास जो है वो इनफाइनाइट kg, और मेरा जो एज है वो है 2000 साल, 2000 साल, है ना। सच बात बता रहे हैं, झूठ नहीं बता रहा, ध्यान से। अब देखो मेरा मास जो है अर्थ पे अगर इनफाइनाइट केजी है या फिर 1000 केजी है मान लो, है ना, तो मून पे मास सेम रहेगा लेकिन वेट अलग होता है, उसको ग्रेविटेशन के चैप्टर में लेके आऊंगा, उसमें समझा जाएगा। बट पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो यहाँ पे कि जो मास होता है, हर एक चीज का मास होता है, हर एक सेल का मास होता है, हर एक एटम का भी मास होता है। जैसे एक सॉलिड मार्कर है, सब मास है, सॉलिड है, स्टेट ऑफ मैटर है, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे, इसका मतलब कि एटम, इसका भी
मास होगा। और इसी से पता चलता है, एक थ्योरी आती है जिसको हम अभी क्लास 9th में इस टॉपिक को समझ रहे हैं, जो है हमारा एटॉमिक मास। क्या है एटॉमिक मास? इतना ही रटो, इतना ही समझो। अब बुक में तुम्हारे दिया है कि मान लो कि अगर मैं एक पिज्जा का एग्जांपल लूं, किसका? पिज्जा का। और इस पिज्जा को मैं 12 हिस्सों में डिवाइड करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया इस पिज्जा में। अब जब 12 हिस्सों में दिए तो एक हिस्सों में डिवाइड करने के बाद अगर एक हिस्सा इसका निकालो तो मैं इसको 1/12 बोलूंगा। क्या बोलूंगा? 1/12। अब ये 12 हिस्से किसके? 12 किसका एटॉमिक मास है? यह है कार्बन का, कार्बन का। ओके, तो अगर एक हिस्सा निकालो तो 1/12। तो वैसे ही तुम्हारे एसजीआरटी के बुक में लिखा है कि डेफिनेशन एक बार पढ़ देता हूँ कि इट वाज फाउंड दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मोस्ट कॉमन आइसोटोप, जो कार्बन है हमारा सबसे कॉमन आइसोटोप, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। पिज्जा के एग्जांपल से हमने एक साइज निकाला और उसको तो 1/12 हो गया। कितना हो गया? 1/12। इसका मतलब कि जो हमारा कार्बन जो हमारा एलिमेंट है उसको हमने 12 हिस्सों में डिवाइड किया। कितने हिस्सों में? 12 हिस्सों में। अब जो चार्ट में दूंगा, या फिर एक बार देख लेते हैं। हाँ, मॉलिक्यूल। अभी मैं एक चार्ट बनाने जा रहा हूँ जो है हमारा एटॉमिक मास का और एटॉमिक नंबर का। और इस चार्ट को याद करने को भी मैं बताऊंगा, हाउ कैन वी लर्न इट। अब देखो, हमारा जो चार्ट है इसको मैं अभी लाइव तुम्हारे सामने जा रहा हूँ बनाने, तुम्हारे सामने बनाया जा रहा हूँ। याद करने का बहुत इसका सिंपल ट्रिक है, 20 एलिमेंट्स को याद करने का। पहला जो है हमारा, हे हेलो हाइड्रोजन, हे हेलो। मैंने अपनी कॉपी में बनाया भी है। हे हेलो, हे हेलो, लो लिथियम, हे हेलो बीबीसी न्यूज, बीबीसी न्यूज, बेरिलियम, बोरोन, बीबीसी न्यूज, ऑन, ऑन, बीबीसी, सी का है कार्बन, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे हो जाए फ्लोरीन, एक नेक्स्ट छूट रहा है। हाँ, ऑन, ओ एन, ऑन, ऑक्सीजन, हे हेलो, हे हेलो बीबीसी न्यूज। हाँ, न्यूज छूट रहा है, सॉरी, न्यूज। न्यूज का पहला लेटर क्या है? एन। और उसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ऑन फ्राइडे नाइट। अब देखो याद कर तरीका, पहले लिख लो, यहाँ पे हम एटॉमिक मास लिखेंगे। एटॉमिक मास समझने का एक ही तरीका है कि जो इवन नंबर पे आ रहे हैं, इवन नंबर पे उसको 2 into 1 कर 2 into x करो। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इवन पे जो आ रहे हैं उनको 2 into x करो। और जो ऑड प्लेस पे है, जैसे यहाँ पे इवन है तो ये एक्सेप्शन है, बता दे रहा हूँ। ऑड पे आ रहे हैं उसको 2x + 1। कुछ एक्सेप्शन है हमारे एटॉमिक मास के जो मैंने बनाया है, वो है हमारा हाइड्रोजन का हमारा एटॉमिक मास 1 ही होगा। ओके, नाइट्रोजन का हमारा 14 होगा, बोरोन का, बोरोन ही है ना, हाँ, बोरोन का हमारा 9 होगा। और एक और है क्लोरीन का, क्लोरीन का हमारा 35.5 होगा। और क्या है? आर्गन का हमारा, आर्गन का हमारा
40 होगा। ये सारे कुछ एक्सेप्शंस है। अब देखो 2 × x इवन कहाँ तुम्हें दिखाई दे रहा है, हीलियम 2 × x करो, 2 × 2 = 4। ये लिथियम, लिथियम ऑड है, इसका तो पता चल गया, एक्सेप्शन नहीं है। 2 × x मतलब क्या हो जाए 6 7 6 7 6 7, अभी बहुत फेमस हुआ है। ये हो जाए 3 6 + 7, अब ये हो जाए 4 4 2 8। बोरोन का क्या हो जाएगा 9, एक्सेप्शन। कार्बन का क्या हो जाएगा, कार्बन का यहाँ मैं लिखा भी है, लिखा नहीं है, हाँ। कार्बन का क्या हो जाएगा 12, 2 × 12। नाइट्रोजन का 2 × x, इसका तो एक्सेप्शन ही है, नहीं होगा। ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, 9 का हो जाएगा 11 12 13, 18 + 19 हो जाएगा। नियॉन का हो जाए 10, 10 × 2 20, 20 हो जाए नियॉन का। इसके बाद आता है, ये तो हमारा ट्रिक हो गया। हे हेलो, हे हेलो, रुको यहाँ पे हाय लिखो, हाय हेलो, हाय हेलो, BBC न्यूज। याद करने का तरीका है हाय हेलो BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। 10 हमको पीरियोडिक टेबल के नाम याद हो गए। कौन सा टेबल, पीरियोडिक टेबल। अब और 10 बता देता हूँ, तो तुम्हारे सिलेबस में यही है। इसके बाद 11 जो आता है, 11वां 12वां 13वां 14वां 15 16 17 18 19 एंड 20। अब देखो, हे हेलो BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। अब आता है, ना मांगो अब्दुल से पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक, ना मांगो अब्दुल से पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली, और काजू कतली। ना से हो जाएगा सोडियम Na, ना मांगो मैग्नीशियम, अब्दुल से एल्यूमिनियम, अब्दुल से सिलिकॉन, सिलिकॉन एक सल्फर, एक बार चेक कर लेने दो, सिलिकॉन हाँ। ना मांगो अब्दुल से पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक, फॉस्फोरस, पेप्सी सोडा सल्फर कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक का क्या हो जाएगा C, पेप्सी सोडा और का लिख दे रहा हूँ आर्गन, काजू KAJU काजू, क्या हो जाएगा पोटेशियम, एंड कटली का हो जाएगा कैल्शियम। ना मांगो अब्दुल से, वो तारक मेहता को उल्टा चश्मा देखा है ना, उसी का ये कहानी। ना मांगो अब्दुल पेप्सी से पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक और काजू कटली, और काजू कटली। ना मांगो अब्दुल से पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक और काजू कटली। कोल्ड ड्रिंक का देख लेते हैं क्या है, कौन सा 17 है ना, 17 हाँ, क्लोरीन, सॉरी। अरे यार भूलते रहते हैं, याद भी करते रहते हैं। अब देखो यहाँ पे एटॉमिक मास लिखने जा रहा हूँ। 11 है, 2 × x + 1 22 हो जाए 23। मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा बस 24। इसका क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा इसका। इसे मल्टीप्लाई करके निकाल रहा हूँ, ट्रिक है। सिलिकॉन 14 28, फॉस्फोरस 15 15 to 31, ये 16 32, 17 क्लोरीन 35.5 एक्सेप्शन है, याद करना पड़ेगा। आर्गन 18 × 2 36, गलत, एक्सेप्शन मैंने क्या लिखा है 40 होगा यहाँ पे। पोटेशियम का क्या हो जाएगा हमारा 19 से 2 × x, 38 + 1 39, और इसका × 2 करेंगे तो हो जाएगा 40। ओके, ये सारा हमारा हो गया फुल पीरियोडिक टेबल, 20 के 20 पीरियोडिक टेबल। आई होप तुमने याद कर लिया होगा। क्या मैंने बोला, हे हेलो
BBC News. Hey, hello BBC News on Friday night. ना मांगो अब्दुल से पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली। ना मांगो ना मांगो अब्दुल से पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली। ये था हमारा पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल। आई होप तुमने अब तक याद कर लिया होगा, नहीं याद किया तो याद करो। ओके, अब हम समझते हैं मॉलिक्यूल। क्या समझते हैं हम? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या बोला है भैया जी? एटम हमने समझ लिया। क्या समझ लिया? एटम हमने समझ लिया। अब हमको क्या समझना है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मतलब कि ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम्स। जब एटम्स सेम एलिमेंट के या फिर डिफरेंट एलिमेंट के जुड़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, तो एक बॉन्ड बनाते हैं। उसी बॉन्ड को हमको नहीं पढ़ना है, वो बॉन्ड क्लास 10th में कार्बन का है बेसिकली। अभी हमको ये समझना है कि जब दो या दो से ज्यादा सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स किसके? एटम के मिल जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल को हमने बांटा दो टाइप्स में। अब वो कहानी पॉलिनोमियल्स वालों तो यहाँ पे है नहीं कि दुनिया वालों को पसंद आया। मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स की एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में बांटा गया। मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब कि ये सेम एटम के बने। किसमें? सेम एटम, सेम एटम के बने। और कंपाउंड मतलब कि डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एटम्स के बने हैं। ओके, डिफरेंट एटम्स के बने। अब सेम एटम के बने हैं, जैसे कि एग्जांपल अगर लिया जाए, क्या लिया जाए एग्जांपल? तो मैं बोल सकता हूँ ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, P4। और क्या एग्जांपल हो जाएगा? O3, H2। यस, बहुत सारे एग्जांपल। अब इसमें हमने क्लासिफाई किया मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक या फिर पॉली एटॉमिक। बोलो पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मतलब कि जिसमें एक एटम होता है, यहाँ पे एक एटम है नहीं, चलो हाइड्रोजन। डाई एटॉमिक H2O2, ट्राई एटॉमिक O3, पॉली एटॉमिक तीन या तीन से ज्यादा, सॉरी तीन नहीं, तीन से ज्यादा, टेट्रा एटॉमिक बोलते हैं। पॉली एटॉमिक की समझ लो ना, टेट्रा एटॉमिक में ही क्लासिफाई हो जाएगा। एसिड ले लो, एसिड वो भी है जो हमारा हो जाए पॉली एटॉमिक। ओके, ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब हम समझते हैं अबाउट मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, जिसको हमें डिफरेंट। अब देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम समझेंगे एटोमिसिटी। एटोमिसिटी बगल में लिख लेता हूं मैं। एटोमिसिटी क्या होता है? देखो, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स है तो डिफरेंट एटम्स के बने। किसके? डिफरेंट एटम्स के बने हैं। डिफरेंट एटम जैसे कि एग्जांपल में लिया जाए H2O, H2SO4। ओके, एक और अमोनिया NH3, और क्या हो जाएगा हमारा? S8। ये सारे हमारे एग्जांपल्स हैं डिफरेंट एटम्स के जो हमारे मॉलिक्यूल्स बने हैं कंबाइन होके, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। अब देखो, एटोमिसिटी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। एक एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। जैसे कि मैं यहाँ पे H2O का एग्जांपल, H2O, तो इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, टोटल तीन। H2SO4 का एग्जांपल लो,
तो H2SO4 में क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन, कितना हो गया, 2 4 प्लस 6 हो गया। हाँ, HCl का एग्जाम्पल लूं, 1 और ये पूरा है क्लोरीन, कितना हो गया, 2, ये हो गया। अब इस पे हमने क्लासिफाई किया इसको मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, वही है। अब देखो मोनो एटॉमिक मतलब जिसके पास एक एटम है, यहाँ पे एक एटम में एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रोजन का, तो होगा ही है, लेकिन हमको यहाँ पे कंपाउंड का बता देना, किसका, कंपाउंड का, तो कंपाउंड का हो नहीं पाएगा, डायटोमिक से ही शुरू करना पड़ेगा हमको। डायटोमिक में जैसे कि यहाँ पे हो गया, हम एक एग्जांपल लेते हैं HCl, HCl यहीं पे कर देता हूँ मैं, डाई एटोमिक, ये क्या हो गया, 6 है, पॉली एटोमिक भैया, 3 है, ट्राई एटोमिक। ऐसे हमने एटोमिसिटी के ऊपर इन सबको बांटा, मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल्स के टाइप्स को हमने बांटा। ओके, अब देखो, अब इसी पे होता है हमारा आयन, क्या होता है, आयन। आयन जो होता है जिनके ऊपर चार्ज होता है, उसमें एटम ज्वाइंट है, बट एटम चार्ज पे ज्वाइंट है, किसमें, चार्ज, वैलेंसी पर, वैलेंसी चार्ज बताता है। वैलेंसी मतलब कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, जैसे कि मेरी कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि मैं लाखों बच्चों से जुड़ सकता हूँ, तुम्हारी कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि तुम स्कूल के बच्चों से, अपने कॉलेज लाइफ, कॉलेज के बच्चों से, अपने स्कूल, आउटर बैकग्राउंड, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। ओके, इन सब से तुम्हारी कंबाइनिंग कैपेसिटी जुड़ने की, मेरी कंबाइनिंग कैपेसिटी अलग है, तुम्हारी कंबाइनिंग कैपेसिटी अलग है, वैसे ही हर एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी अलग होती है। ओके, हर एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है, अलग होती है। वैसे ही हमने आयंस को भी चार्ज के बेसिस बांटा, किसके बेसिस पे, चार्ज की। अगर इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि एन एटम इज स्पेसिफिक स्पेसाइजेज कैरिंग ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, एक एटम के पास या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, अब वो एटम से बना है, लेकिन या फिर उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज, उसका लिस्ट है थोड़ा मोड़ा, वो आपका एनसीईआरटी में भी दिया है। अब उसी को आपको याद करना है, क्या करना है, याद करना है, तभी हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला समझ पाएंगे। अब यहाँ पे देखो चार्ट क्या है तुम्हारे पास, चार्ट ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा है, आई थिंक शो तो नहीं हो रहा होगा, शो नहीं हो रहा, विजिबल नहीं है। चलो, तुम्हारे बुक में वैसे भी दिया है, एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का ही पब्लिकेशन है ये भी, उसमें दिया है, उसको याद कर लेना। ओके, उसके बाद अब हम समझते हैं अबाउट द केमिकल फॉर्मूले, क्या समझते हैं अबाउट द केमिकल फॉर्मूले। अब केमिकल फॉर्मूले को कैसे हम याद करें यार, याद थोड़ी ना करना है उसको, कैसे हम H2O बनाते हैं, क्या तुमको पता है कभी, ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं, ऑक्सीजन को लिखने का हमने सीखा कैसे, यही तो हमको करना है, सीखना है केमिकल फॉर्मूले में, केमिकल फॉर्मूले। अब देखो, अगर मैं बोलूं H2O, इसको तुमने कैसे लिखा, तो एक जगह क्या करना है तुमको, एक अपना एलिमेंट लिखना है, तो इसमें कितने एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और एक जगह ऑक्सीजन। अब क्या करना है, इसके ऊपर वैलेंसी है 1 की है, +1, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर, ये सब तुमको याद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर है 2 की, अब यहाँ पे लिखो 2, जितना हाइड्रोजन है 1, ऑक्सीजन जितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, H2O, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। यही होता है हमारा केमिकल फॉर्मूला। और एक एग्जांपल लिया जाए, रुको और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल में हो गया हमारा, हाँ, NaCl, क्या हो गया, NaCl, NaCl को हम लिखते हैं, NaCl को, तो एक जगह Na हो गया और एक जगह Cl, Na पे है 1, Cl पे है 1, इसको इधर से मल्टीप्लाई करो, इसको इधर से, क्या आ जाएगा, NaCl। एक और है NaPO4, NaPO4, इसके ऊपर चार्ज जो है वो है 1, इस 1, इस पे PO4 पे हमारा 3,
इससे इसको क्या आ जाएगा, Na3PO4। ऐसे होता है हमारा केमिकल फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास दोनों एक चीज है। मैं मॉलिक्यूलर मास समझा दे रहा हूँ, फॉर्मूला यूनिट मास भी सेम ही चीज है। मॉलिक्यूलर मास में हमको कोई भी एटम का मास जो एक एलिमेंट में है, जैसे कि H2O है, H2O, तो इसके पास एक अपना मास है, H का क्या है 1 और मल्टीप्लाई बाय 2 है, और U से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास U से, प्लस ऑक्सीजन जो है 16U, कौन सा एटम भूल गया था मैं बताना, U से डिनोट करते हैं, AMU जो हमारे IUPAC नेमिंग ने बताया था, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको हेल्ड किया था उसने बताया था AMU से हम एटॉमिक मास को डिनोट करेंगे, तो U भी बोल सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई U, 1 मल्टीप्लाई 2, ये क्या हो गया U, ये तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 2 से, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, प्लस 16U, कितना हो गया 2U प्लस 16U, कितना हो गया 18U। ये पूरा क्या हो गया हमारा, इसका एटॉमिक मास हो गया, क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूल में है इसलिए इसको मॉलिक्यूलर मास बोला गया। अगर ये सिंपल सा मैं बोलता हाइड्रोजन का निकालो भाई एटॉमिक मास क्या होगा, तो तुम बता दोगे 1, लेकिन ये कंबाइन मतलब कि जुड़ा हुआ है, ये H2O है, मतलब कि एक मॉलिक्यूल है। ओके, क्या ये एक मॉलिक्यूल है। और एक एग्जांपल हो गया लाइक दैट C12H22O11। अब देखो इसको कैसे करोगे, C का क्या होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 22 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 11, 144 मल्टीप्लाई बाय 22, सॉरी 144 प्लस 22 प्लस 16 इंटू 16 11, 6161176, इसको प्लस करो, 6 2 8 8 4 12 1, हाथ में लगा 1, ओके 2 9 9 1 10 10 14 1 3, 342U आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया 342U। ऐसे हमको सारे जो मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है उसका एटॉमिक मास निकालना है, जिसके साथ वो है, जैसे H2 है तो 2 हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पे 12 कार्बन थे तो उसको मल्टीप्लाई करना है, देन हमको निकालना है। ओके, ऐसे ही हमारा फॉर्मूला यूनिट मास भी है। आज के लेक्चर तो भाई खत्म हो गया है, चलो पानी पी लिया यार मैं, वो एक्चुअली पढ़ाते पढ़ाते ना गला सूखने लगता था। एक बार देख लो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, रिवाइज कर लो। ओके, यहाँ पे हमने समझ लिया मूल कॉन्सेप्ट। एक लास्ट बचा है टॉपिक, उसको मैं अभी लेके आऊंगा अगले लेक्चर में। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, कुछ स्कूल्स में उसको एनसीईआरटी में डिस्कस किया जाता है। मैंने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू बता दिया तुमको कि क्या क्या आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। ओके, एक डिस्क्रिप्शन, एक वन शॉट दे दिया तुमको। क्या दे दिया, वन शॉट तो छोड़ो, गन शॉट दे दिया तुमको, फायर शॉट दे दिया। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। अगले लेक्चर में मैं लेकर आऊंगा मोशन फिजिक्स का पहला चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। रिवाइज करते रहो, अपने एनुअल एग्जाम की तैयारी करते रहो। बाय बाय।